Hello students. Today we are going to discuss the second part of excretion chapter standard 11 biology. Okay, and as I had discussed about kidney structure and functions and also about the mechanism of concentration of urine in the first part, but today I am going to discuss about counter current mechanism. So what is this counter current mechanism? अगर मैं सिंपल देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो जो भी फ्लूइड्स हैं इन नेफ्रॉन्स में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो हो रहे हैं. काउंटर मतलब ऑपोजिट, करंट मतलब यहाँ पे फ्लो. ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो हो रहे हैं. तो उसका मैकेनिज़्म यानी कि उसकी वजह से क्या असर होना है, यानी कि अगर मैं उसको प्रॉपर डेफिनेशन में बोलूँ तो यू कैन से दैट द काउंटर करंट मैकेनिज़्म, ओके, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. जो यूरिन बनता है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है, उसकी मेन वजह है काउंटर करंट मैकेनिज्म. और इट इज़ द प्रोसेस टू, ओके, इट्स द प्रोसेस वहाँ जहाँ पे आइसोटोनिक जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड टू हाइपरटोनिक यूरिन. ओके, जो आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, स्टूडेंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो इनकमिंग फिल्ट्रेट है, जो इनकमिंग मतलब जो फिल्ट्रेट बन के जो ब्लड से फिल्ट्रेट बन के ग्लोमेरुलस अपैरेटस में जो जाता है वो आइसोटोनिक नेचर का होता है. क्या होता है? आइसोटोनिक नेचर का होता है. क्यों? क्योंकि जो ब्लड फ्लो भी 300 ऑस्मोलैरिटी की होती है और इसके अंदर जो फिल्ट्रेट भी होता है वो भी, जो फिल्ट्रेट जाता है वो भी 300 ऑस्मोलैरिटी की होती है. तो जब दोनों सेम है कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड में और ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ऑब्वियसली आइसोटोनिक नेचर का होगा. तो लेकिन मैंने क्या कहा, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में होने क्या वाला है, ये जो आइसोटोनिक हेपेरिक ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट या जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है इस कन्वर्टेड टू हाइपरटोनिक यूरिन, यानी कि जो फाइनल यूरिन बनने वाला है हमारा वो किस नेचर का होगा? हाइपरटोनिक. आइसोटोनिक नेफ्रिक जो फिल्ट्रेट है फाइनली क्या बनने वाला है? एक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो किस नेचर का है? किस नेचर का है? वो है हाइपरटोनिक नेचर का. तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट समझ लीजिए आप लोग. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट फर्स्ट. ठीक है, तो वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से, यहाँ पे भी ये 300 मिली ऑस्मोल, या आप लोग उसका यूनिट लिख सकते हो मिली ऑस्मोल पर लीटर. ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस. यहाँ पे भी सेम है 300, यानी कि जब भी मैं 300 ट्रीटमेंट मिली ऑस्मोल लीटर, समझ लो मैं यूनिट बता रही हूँ. सो यहाँ से जब वो पीसीटी में जाता है फिल्ट्रेट तब भी वो 300 मिली ऑस्मोल लीटर, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता है लूप ऑफ हेनली में, देखिए उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ते जाता है, यानी कि डेफिनेटली वो क्या होने वाला है. और यहाँ पे आप लोग को पता है जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो क्या होता है, और यहाँ से क्या होता है, लूप ऑफ हेनली से क्या एब्जॉर्ब होने वाला है? ऑब्वियसली पानी एब्जॉर्ब होने वाला है ना. लूप ऑफ हेनली से पानी एब्जॉर्ब होता है. ये डिसेंडिंग लिम्ब है ना, ये तो डिसेंडिंग लिम्ब है ना लूप ऑफ हेनली की, और ये असेंडिंग लिम्ब है. डिसेंडिंग लिम्ब से पानी एब्जॉर्ब होता है और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब नहीं होता है. तो स्टूडेंट्स पहले तो आप लोग ये समझिए, एक चीज़ मैं आप लोग को बता रही हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, जो ऑस्मोलैरिटी की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो या तो पानी निकालोगे तो उसमें ऑस्मोलैरिटी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. किसी भी सॉल्यूशन से अगर पानी निकालोगे तब ऑस्मोलैरिटी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी. और सेकंड कंडीशन क्या है, मैंने कहा ऑलवेज रिमेंबर, ऑस्मोलैरिटी की कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ती है, या तो उससे तुम पानी निकालो या तो सॉल्यूट बढ़ाओ. तो इस पहले वाले केस में क्या हो रहा है, पहले वाले केस में क्या रही, लूप ऑफ हेनली है समझो. हाँ, ये आप लोग का लूप ऑफ हेनली अभी समझ लो समझने के लिए. ओके, मैं इसे शॉर्ट में बनाई हूँ. ये लूप ऑफ हेनली है. ओके, अब ये लूप ऑफ हेनली में ये डिसेंडिंग लिम्ब है या असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से पानी निकलने वाला है. तो ये सॉल्यूशन क्या होने वाला है, पानी निकलेगा तब ऑस्मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और यहाँ से सॉल्यूट निकलेगा तो ऑस्मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑस्मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन घटते जा रही है.
यानी कि जब तक ये पीसीटी, देखो इसी ग्लोमेरुलर एपेरेटस में 300 था, पीसीटी में भी 300 था, और धीरे धीरे जब तक वो डीसीटी में पहुंचेगा वो अराउंड 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा, ठीक है। और फाइनली वो यूरिन बन के बाहर निकलेगा। जब तक वो यूरिन बनेगा वो हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन बन के निकलेगा, यहाँ से वो और आगे जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाएगा, और फाइनली यूरिन बन के बाहर निकलेगा। ओके, मैं नेफ्रॉन की बात कर रही हूँ, नेफ्रॉन यहाँ है, अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन ये तो ओवरऑल मैकेनिज्म मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये तो मैं आपको ओवरऑल मैकेनिज्म बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है आप लोगों को कि ये जितना जो मेजर ऑस्मोलाइट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पे NaCl प्लस यूरिया मेजर ऑस्मोलाइट है। ओके, अगर आप लोग पानी कम पी रहे हो, ठीक है, जो फैक्ट्स अबाउट यूरिया, पानी कम पी रहे हो तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी यूरिया, जो यूरिया बनता है। लेकिन अगर पानी ज़्यादा पी रहे हो तो एक्सक्रीट आउट हो गए, पानी या वाटर लिख लो, ज़्यादा पियोगे तो यूरिया एक्सक्रीट आउट होगी। लेकिन अगर आप लोग वाटर कम पीते हो तब क्या होगा, तब आप लोग को क्या होने वाला है, यूरेमा, एक डिसऑर्डर जिसमें ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होगा। कहाँ एक्यूमुलेट होगा, ब्लड में। यानी कि दो केस है, एक में आप जब पानी आप सही से पीते हो तो ठीक है, ये ऐसे हो के यूरिन बन के निकल जाता है, लेकिन जब आप पानी कम पीते हो तो मैकेनिज्म अलग होगा। तो जैसे मैंने कहा पीसीटी से होते हुए देखो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ते जा रही, यहाँ होते होते डीसीटी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब पहुँचेगा, इसमें दो हार्मोन्स एक्ट करेंगे। ये दो हार्मोन्स का मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ दूसरे कलर से, मैं ऑरेंज कलर से अंडर, वो दो हार्मोन्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोस्टेरोन और एडीएच। क्या है, जैसे ही ये डीसीटी में पहुँचेगा हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पे दो हार्मोन्स एक्ट करेंगे, वो एल्डोस्टेरोन और एडीएच। क्या एक्ट करेंगे, एल्डोस्टेरोन और एडीएच। तो ये जो एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच तो आप लोग को पता है पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ओके, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। आई टॉक अबाउट इट इन डिटेल, इफ आई गो टू टॉक अबाउट इन डिटेल इट्स यर। जो रेगुलेटिंग ऑफ किडनी फंक्शनिंग दो हार्मोन्स पे, एक एडीएच और एक एएनएफ। देखो यहाँ पे तो एल्डोस्टेरोन और एडीएच साथ में मिलके काम करते हैं, लेकिन ये वाले पार्ट पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, कलेक्टिंग डक्ट्स में सिर्फ एडीएच काम करता है, सिर्फ एडीएच अफेक्ट करता है। तो ये एल्डोस्टेरोन जो एंटी डायरेक्ट सिर्फ एडीएच काम करता है, दैट इज़ एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन और एडीएच दोनों काम करता है। एल्डोस्टेरोन तो एड्रेनल ग्लैंड जो कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द किडनी से सिक्रेट होता है, ये आप लोग को पता है। ये दोनों ही क्या करने वाले हैं, दोनों ही हार्मोन H2O और NaCl यहाँ से निकालने वाले हैं। क्या, H2O और NaCl, यानी कि एक रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। यहाँ पे तो रीअब्जॉर्प्शन होता ही है, लेकिन यहाँ पे भी होता है रीअब्जॉर्ब, पीसीटी में भी होता है, पीसीटी में मैक्सिमम होता है, और डीसीटी में जो बचा हुआ पानी या NaCl रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओके। और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी एडीएच फिर से रीअब्जॉर्प्शन करता है पानी का अगेन, ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फाइनली बन जाता है, ओके। फाइनली जो यूरिन बनेगा, वो जो यूरिन बनेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यानी कि हाइपरटोनिक यूरिन होगा। स्टार्ट हुआ था आइसोटोनिक फिल्ट्रेट से, एंड क्या हुआ, हाइपरटोनिक यूरिन से। कभी कभी होता है पानी आप लोग कम पीते हो तो ये जो फिर से ना यहाँ पे जो मेडिला का इंटरस्टिशियम उसको यूरिया को अंदर ले लेता है, मतलब ये सीडी इसको रिलीज़ करता है ताकि यहाँ पे पीएच मेंटेन रख सके, ओके। सीडी से रीअब्जॉर्ब होता है और मेडिलरी इंटरस्टिशियम रीजन में जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो है आप लोगों को फिर से बीमारियाँ हो सकती है, ठीक है। ब्लड में यूरिक लेवल बढ़ सकता है, इसीलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो ना। बात ये हो रही है ये काउंटर करंट मैकेनिज़्म क्या है। काउंटर करंट मैकेनिज़्म ये है कि जब ये डिसेंडिंग लिम्ब से, देखो यहाँ पे घट रहा है ना, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी घट रही है, यहाँ पे बढ़ रही है ना। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज़्म हो रहा है। फिर
असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के बीच में। फिर डिसेंडिंग, और ये तो आप लोग को पता है, लूप ऑफ हेनली से जो ये ब्लड वाला कैपिलरी जा रहा है इफरेंट आर्टियोल से होते हुए ब्लड, इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं इस पार्ट पे। तो ये जो वासा रेक्टा और जो डिसेंडिंग वाला है, ओके, और असेंडिंग और इसका असेंडिंग और इसका लूप ऑफ हेनली का असेंडिंग और इसका डिसेंडिंग वाला पार्ट भी क्या कर रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कर रहा है। यहाँ पे भी उल्टी चीज़ें फ्लो हो रही है। और यहाँ पे भी देखिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ क्या बोलते हैं वासा रेक्टा, इनके दोनों के बीच में भी क्या होने वाला है, काउंटर करंट मैकेनिज़्म होने वाला है। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज़्म होता है वो दो में होता है ना, इस किस किस में हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। और फाइनली यहाँ से जो आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक यूरिन में बन के आता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले आप लोग को याद रखना है, वापस से मैं रिवाइज करूँ, जो ग्लोमेरुल में सबसे पहले एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है ब्लड ग्लोमेरुलर मिलाता है, वहाँ पे ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट बनता है, वो एंट्री अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होकर बहुत सारी चीज़ें अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और फिल्ट्रेट के साथ साथ, मतलब जो बॉडी को यूज़फुल नॉन यूज़फुल दोनों फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट। ओके, यहाँ पे पर मिनट 1100 टू 1200 इम्प्योर ब्लड रिसीव होता है। ओके, किसमें, एफरेंट आर्ट्रियोल में 1100 टू 1200 जो है इम्प्योर ब्लड रिसीव होता है, अराउंड 300 मिली ऑस्मोलीटर अगर याद रहो। फिर उसको फिल्टर करना शुरू किया जाता है, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसका। ओके, आफ्टर फिल्ट्रेशन जो रिमेनिंग ब्लड होता है वह इफरेंट आर्ट्रियोल में जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। ओके, और फिर वो वहाँ से कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। ओके, वो बॉडी फाइनली बॉडी को ही काम आएगी जो हार्ट से ब्लड जा रहा है। तो देखो इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा क्या होने वाला है, यहाँ से देखिए हार्ट से आउटा के थ्रू रीनल आर्टरी एंटर्स किडनी, वहाँ पे 1 मिलियन एफरेंट आर्टियोल्स होते हैं। ठीक है, जो आर्टियोल ग्लोमेरुलस मैंने कहा ना आर्टियोल में आता है, इसमें फिर उसको फिल्टर करना शुरू होता है, और जो फिल्टरिंग होने के बाद जो रिमेनिंग ब्लड होता है वो इफरेंट आर्टियोल के थ्रू पर्टिकुलर कैपिलरीज, मैंने बताया था ना आप लोगों को, जो कैपिलरीज ब्लड वाले कैपिलरीज जो इस डीसीटी वाले पार्ट में होते हैं उसको पर्टिकुलर कैपिलरी बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम वासा रेक्टा कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा से होते हुए कहाँ जाएगा, रीनल वेन्यूल्स को, ये आप लोग फ्लो चार्ट बनाइए, रीनल वेन्यूल्स को जाएगा, फिर वहाँ से रीनल वेन में जाएगा, फिर इन्फीरियर वेन ऑफ कावा के थ्रू वापस हार्ट में जाएगा। तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है। ठीक है, ठीक है, फिर वो हार्ट को जाएगा, हार्ट से पूरी बॉडी, वो बॉडी को काम आएगी। फिर इसी तरह वो बॉडी देखो कैसे एक ब्लड को प्यूरिफाई किया जा रहा है, फाइनली वेस्ट मटेरियल ब्लड से निकाल के यूरिन के फॉर्म में या बाकी तरीके के फॉर्म से निकाला जा रहा है। यही तो मैकेनिज्म हम लोग को पता होना चाहिए कि यही तो रोल है एक्सक्रीशन का, जिसमें यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है। हम लोग पढ़ते हैं ब्लाइंडली, हम लोग ये समझ के नहीं पढ़ते कि हम उसको अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली बॉडी में हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि चलो वो रिमेनिंग ब्लड तो चला गया हार्ट को, बॉडी को यूज़ हो गया, लेकिन जो यहाँ से जो ग्लोमेरुलर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ या बचा कुचा फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन, मतलब बचा कुचा जो फिल्ट्रेट है वो ट्यूब्यूल्स में जा रहा है ना, वो नीचे ट्यूब्यूल्स को देता है एंड देन वो यूरिन बनाएगी, एंड फाइनली वो यूरिन बनाएगी एंड बॉडी से बाहर होगी। तो इसमें से भी आप लोग को जैसे मैंने बताया था 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ओनली 1% यूरिन बनता है। तो जो यूरिन बनता है वो 1% रहता है, उसका मैंने कॉन्सेंट्रेशन आप लोग को यूरिन फॉर्मेशन में बता दिया था। आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरा फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। जनरली नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ना, जनरली मैं यहाँ पे मेंशन कर दी तो 10 to 20 mm ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए, लेकिन जब भी किसी का बीपी बढ़ जाता है ना तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाता है तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बढ़ जाता है। नॉर्मल बीपी नॉर्मल क्या होना चाहिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कितने में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली बात आई तो मुझे अचानक याद आया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जनरली 10 to 20 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर पे होना चाहिए, इसीलिए किसी का बीपी बढ़ता है ना, किडनी फेल हो जाती है। तो ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, और इसी से रिलेटेड जो डायग्राम है जो हमारे काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए ये परफेक्ट डायग्राम है। यहाँ पे सारे की पॉइंट्स हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे पीसीटी पे देखिए रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। और पीसीटी में अक्सर क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती है, ग्लूकोज, एमिनो, नहीं, जनरली अल्ट्राफिल्ट्रेशन में सारी चीज़ें ब्लड से जो भी अल्ट्राफिल्ट्रेट निकल जाता है, मतलब उसमें ग्लूकोज को सब कुछ होता है, वो पीसीटी वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को चाहिए ना, वो यूरिन में चला जाएगा, यानी कि आपको डायबिटीज़ हो गई, ग्लूकोज वगैरह। तो 100% ग्लूकोज, 100% एमिनो एसिड, और जो सोडियम वगैरह तो खैर 70% एब्जॉर्ब हो रही है, बाकी चीज़ यहाँ सब नोट किया है मैंने। और उसी तरह जो बचा हुआ सोडियम 25%, पोटेशियम 20, कैल्शियम 20, वो बाद में एब्जॉर्ब होता है, ओके, डीसीटी वगैरह में। और बचा हुआ जो सोडियम है वो 3% सोडियम, वाटर और यूरिया फिर कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्ब होता है। तो जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज, सोडियम और एमिनो एसिड का, और पैसिव एटीपी का नहीं होता है, मतलब अदर सब्सटेंसेस का होता है, ठीक है। ये पैसिव वाला देखो जो हो रहा है वो डीसीटी और कलेक्टिंग ड्रग में, एक्टिव वाला हो रहा है अक्सर जो है पीसीटी में, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड करंट, काउंटर करंट मैकेनिज्म, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट और रह गया था कि ये जो मैंने एडीएच के बारे में और रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग में मैंने एडीएच और एएनएफ के बारे में बताया था। जो एडीएच, जो प्रोसेसिंग ऑफ एडीएच, मतलब जो एडीएच का प्रोसेस होता है वो तब स्टार्ट होता है व्हेन यू ड्रिंक, मतलब बेसिकली जब तुम लेस पानी पीते हो तो ब्लड में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। उससे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और हाइपोथैलेमस पे वो सिग्नल जाता है, भेजते हैं, और वहाँ से एडीएच सिक्रीट होता है। जो एडीएच सिक्रीट होता है वो पास नर्वोसा, यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिग्नल जाता है कि एडीएच रिलीज़ करो, और जैसे ही एडीएच ब्लड में आता है, इट फॉर्म्स, इट एक्ट्स एज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर, एंड ऑल्सो वो एडीएच, मैंने जैसे कहा एडीएच जो हार्मोन है डीसीटी और सीडी में क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप लोग को नोट करना है। रास का फुल फॉर्म क्या है? रास को अगर मैं डिटेल में देखूं तो रास का फुल फॉर्म है, ये रास सिस्टम होता क्या है, RAS सिस्टम होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। क्या? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये तब एक्टिवेट होगा जब आपके, जैसे मैंने कहा, आपके बॉडी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा, बीपी आपका लो है और ब्लड वॉल्यूम है। बीपी ज़्यादा होता है तो मैंने बताया क्या होगा, लेकिन बीपी कम है और ब्लड वॉल्यूम भी कम है। तो इन तीनों सिचुएशन में, ओके, इन तीनों सोल्यूशन क्या प्रोड्यूस करता है, जेजी सेल्स, और ये इंटर्न आपके ब्लड में मतलब ये इंटर्न प्रोड्यूस करता है रेनिन, और ये रेनिन आपके ब्लड में प्रेजेंट जो भी एंजियोटेंसिनोजन है, जो भी एंजियोटेंसिन, देखिए वापस से याद रखिए, जो रास सिस्टम है ये एक्टिवेट तब होता है जब जीएफआर, बीपी और ब्लड वॉल्यूम कम है, जो इंटर्न जीजी सेल्स को एक्टिवेट करता है। उसके बाद वो रेनिन प्रोड्यूस करता है, और ये रेनिन जो है, जो फाइनली ब्लड में जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन है, ओके, ये एक्चुअली एंजियोटेंसिनोजन अगेन लीवर में बनता है, लेकिन ब्लड में होता है, ब्लड में जाता है लीवर में बन के। तो जो इससे एंजियोटेंसिनोजन, इससे क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, इसलिए ये एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। क्या होता है? एंजियोटेंसिन 1 में। लेकिन हमें तो एंजियोटेंसिन 2 चाहिए किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एंजियोटेंसिन 2 बनने के लिए एक एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 2 में इसको कन्वर्ट कर देता है, और फाइनली एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। मतलब इट एक्ट्स ऑन एड्रेनल कॉन्टेक्स, ओके, टू प्रोड्यूस एल्डोस्टेरॉन। और फाइनली मुझे पता है ना, आपको मैंने बताया था ना, एल्डोस्टेरॉन डीसीटी में क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। यानी कि रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए रास सिस्टम कैसे वर्क करता है ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अभी तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया, तो अभी इसलिए डिटेल में बनाया। तो एडीएच और रास तो मैंने बता दिया, ये तो एडीएच का सिस्टम बताया था ना, ये सारा तो एडीएच का बताया था मैंने। तो एडीएच और रास दोनों कवर किया। बट व्हाट अबाउट, जैसे मैंने कहा, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग का दो तरीके से होता है, एडीएच और रास सिस्टम से, और एक एएनएफ है। एएनएफ का फुल फॉर्म होता है एट्रियल, ओके, नाइट्री यूरेक्टिक फैक्टर। ये तब होता है, ओके, ये तब का, ये मतलब तब तीन सिचुएशन में ये एक्टिवेट होता है। जब बीपी ज़्यादा हो, देखो यहाँ पे बीपी कम होना चाहिए, जीएफआर ज़्यादा होना चाहिए,
ओके, GFR भी कम, BP कम और ब्लड वॉल्यूम कम, तब ये होता है। ये कब होता है? जब आपका GFR, BP और ब्लड वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें जब कम होती है तब ये एक्टिवेट होता है। लेकिन ये सब तीनों चीज़ें जब ज़्यादा होती है तब एक्टिवेट होता है। तो हार्ट से क्या होता है? हार्ट से प्रोड्यूस होगा ANF, फिर हार्ट से ANF प्रोड्यूस हो जाता है। ANF यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है, जो अगेन वैसो डायलेटर की तरह करता है। ये वैसो कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा था ADH, ANF वैसो डायलेटर की तरह काम करता है, जो प्रोड्यूस या डाइल्यूट करता है यूरिन को। क्या करता है? डायलेटर यानी कि यूरिन को डाइल्यूट करता है। क्या करता है? यूरिन को डाइल्यूट करता है। ऑल्सो इट हैज़ इनहिबिटरी सिस्टम। रास का जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट करता है, और ADH का भी सिक्रीशन, यानी कि जब ये एक्टिवेट होता है तो ADH और रास का सिस्टम इनहिबिट हो जाता है, और वाइस वर्सा। और इन दोनों में आप लोग प्लीज़ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस पढ़ लीजिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। तो इसके बाद एक और टॉपिक है, बेसिकली वो टॉपिक है डिसऑर्डर्स और रीनल डिसऑर्डर्स। ओके, सो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम यू कैन से इज वन इज renal calculi, one is glomerular nephritis, then you have uremia, then you have glycosuria, you have ketosuria, you have albuminuria. This is given in detail in your what do you say NCERT टेक्स्ट बुक, बट कुछ वाले मैं डिस्कस करती हूँ। रीनल कैलकुला में ये स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइट सॉल्ट बन जाता है, जो इसमें पथरी बनती है, आप लोग को पथरी होती है, ओके, पत्थर बनता है विद इन किडनी है, किडनी में स्टोन्स, उसको हम रीनल कैलकुला बोलते हैं। ओके, और ग्लोमेरो नेफ्रिटिस या ब्राइट्स डिजीज़ भी बोलते हैं, इसको हम ब्राइट्स डिजीज़ भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुला ऑफ किडनी, जो किडनी का ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन होता है। मेन रीज़न है ड्यू टू एंट्री ऑफ अ प्रोटीन और रेड ब्लड कॉर्पस्कल इनटू फिल्ट्रेट ड्यू टू इंजरी। ये डिटेल में आप लोग नोट्स से ले सकते हो। यूरेमिया इज अनदर डिसऑर्डर। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है यूरिया वगैरह का। तो इसमें जो है यूरिया जो है हेमोडायलिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं। एक्सेस यूरिया जो है इन पेशेंट्स में किससे निकाल सकते हैं? डायलिसिस वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। यहाँ पे मैं डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, देन सो दिस रीनल फेलियर इज ऑल्सो वन डिसऑर्डर, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टोन और इंसोल्यूबल। तो ये रीनल फेलियर जिसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं। रीनल कैलकुला यानी कि किडनी स्टोन, और किडनी फेलियर को हम रीनल फेलियर बोलते हैं। तो एक और डिसऑर्डर आप लोग यहाँ नोट कर सकते हो, रीनल फेलियर, जहाँ पे टोटली क्या हो रहा है? किडनी का फेल हो रहा है, किडनी फेल होती है। किडनी क्यों फेल होगी? क्योंकि यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ही नहीं होता है, और दोनों किडनी वर्क करना ही बंद होते हैं। इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट अल्टीमेट मेथड होता है इन करेक्शन ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। इसी केस में किडनी और ग्लाइकोसूरिया यानी वो बीमारी में जिसमें ग्लूकोज यूरिन में निकल रहा है, और कीटोसूरिया यानी कि कीटोन्स यूरिन से निकल रहा है। सो दीज आर द मेजर रीनल डिसऑर्डर्स और डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी system. Now there's another topic in your NCERT textbook, that is micturition. What is micturition? The urge of feeling or the feeling of यूरिन करने की। लेकिन ये काम कैसे करता है? देखो, अगर डेफिनेशन करो तो मैंने डेफिनेशन लिखा नहीं है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ व्हाट? यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। समझो ये यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, तो इसमें एक न्यूरल मैकेनिज्म होता है। जो मिक्ट्यूरेशन एक न्यूरल मैकेनिज्म से आता है, जब मतलब आप लोग को यहाँ पे एक स्ट्रेच रिसेप्टर होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। जो स्ट्रेच रिसेप्टर यूरिनरी ब्लैडर में होता है, जब आपको अर्ज फीलिंग होती है, स्ट्रेच हो जाता है रिसेप्टर, वो सिग्नल देता है। किसको सिग्नल देता है? CNS को। ओके, CNS को सिग्नल देता है, मतलब यूरिन फॉर्म्ड इन जो नेफ्रॉन्स हैं स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, ये आप लोग को पता ही है। तो एक वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय CNS, ओके, इज गिवन बाय CNS, दिस इनिशिएट्स द कॉन्ट्रैक्शन। तो ये फाइनली क्या आता है? कॉन्ट्रैक्शन। CNS कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल देता है। किसको? कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल देता है ब्लैडर को। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, एंड धीरे धीरे रिलैक्सेशन होने लगता है साइमल्टेनियसली ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंक्टर। यहाँ पे स्पिंक्टर मसल है ना,
causing the release of urine. तो finally यहाँ से क्या निकलने वाला है? Urine through the urethra. Okay. तो even lungs, liver and skin also play important role in this process of excretion. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ किडनी ही रोल प्ले करता है. लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. Okay. Liver eliminates bile containing substances like bilirubin, biliverdin. Sweat glands remove NaCl, small amount of urea and lactic acid. Sebaceous glands excrete sterol, hydrocarbons and waxes. So these are the other excretory organs which you need to know. Here your lecture ends, but there's one topic related to dialysis which I'll do in the next part. Thank you.